वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं जितेंद्र कुमार आपके साथ रोज शाम को जुड़ूंगा यहाँ पे 66 बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट में। आज सेट नंबर है 6 यहाँ पे, और लगाते हैं आज सेट नंबर 6 को। देखते हैं टॉप 50 क्वेश्चन में कितने लोग हैं जो कि यहाँ पे उत्तर 40 सही करके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर भी है और कुछ आने वाले एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी दिए गए हैं। तो उन सभी चीजों को आप ध्यान से देखिए, आंसर कीजिएगा। साथ ही साथ जो छात्र हमारे साथ सुबह में जुड़ रहे हैं 4 बजे, जी हाँ, उनके लिए करंट अफेयर का वीडियो डेली बेसिस पे दिया जा रहा है। उसके अलावा दोस्तों जो छात्र यहाँ पे जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनको मंथली करंट अफेयर का भी सिनारियो दिया जा रहा है एंड ऑफ मंथ के लास्ट डेट तक। ठीक है, ये आपको दे दिया जाएगा। रही बात यहाँ पे दोस्तों दो चीजों की, करंट अफेयर की तैयारी बीपीएससी के लिए खासकर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से वेटेज अच्छा खासा रहता है, जिसमें कि राष्ट्रीय घटनाक्रम और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, ये दोनों ही वीडियो, जो दोनों ही टॉपिक का जो करंट अफेयर है, ये दोनों ही टॉपिक के लिए आपको पीडी, जो हमारा प्रतियोगिता दर्पण है या फिर लूसेंट या फिर स्पीडी, ये सभी चीजें कवर अप कराई जाएंगी यहाँ पे हमारे साथ। तो खासकर आप हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके अनअकैडमी बीपीएससी के साथ। दोस्तों आज का पहला सवाल आपके सामने ये रहा, लगाते हैं सेट को। आज देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि संस्थाएं, देखिए ऑर्गेनाइजेशन यानी कि या फिर संघ है ना, यूनियन बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जी हाँ, आपके बीपीएससी में ही बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, ऐसे बीपीएससी के सेट से क्वेश्चन निकाला गया है आपको। तो संस्थाएं यानी कि ऑर्गेनाइजेशन या फिर यूनियन बनाने का अधिकार हमें मिलता है दोस्तों। आंसर कीजिएगा इट्स बी, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता के अधिकार से। अगर आपने आर्टिकल 19 का एक संलग्न और उसका क भाग पढ़ा होगा तो इसमें ये सारी चीजें बताई गई हैं। जी हाँ, आर्टिकल 19 एक में क में ये वर्णित है कि जो भी है अपने हिसाब से संस्था बना सकता है या फिर संघ का निर्माण भी कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओजोन छिद्र, जी हाँ दोस्तों नोट कर सकते हैं, ओजोन में छेद का क्या तात्पर्य है। चलिए आंसर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ सी, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई का कम होना। बिल्कुल जी हाँ, ओजोन जैसे कि हमारे पृथ्वी के जो ऊपरी मंडलों में एक है समताप मंडल, जिसमें कि ओजोन परतें जमी हुई हैं, जो कि सूर्य से आने वाली उन पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। ठीक है, हमारी रक्षा करती है। तो इसमें क्या हो रहा है, जहां पे भी छिद्र है, एक्चुअली वो छिद्र नहीं है, वहां पे ओजोन का कमी हो गया है, यानी कि ओजोन परत है ही नहीं वहां पे, जिसके चलते जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट हमें हमारी पृथ्वी पर आ रही है। और इससे नुकसान किसका है, तो हम ही सब का है, क्योंकि वहां पे जब पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर पर डायरेक्ट लगेंगी तो स्किन डिजीज, स्किन कैंसर, बहुत सारी चीजें, बीमारियां स्किन से रिलेटेड हो सकती हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। चलिए आंसर कीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ दोस्तों आंसर कीजिएगा 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का निर्माण किया गया था दोस्तों। किसके जरिए, तो चार्टर एक्ट के जरिए। नोट कर लीजिएगा 1948 चार्टर, जी हाँ, एक्ट के जरिए। बता दें कि इसके वर्षगांठ मनाई जा रही है 24 अक्टूबर को, ये भी आप याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं दोस्तों यहाँ पे। चलिए सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए और जो कूट दिया गया है उसको सही उत्तर बताना है आपको। ठीक है, चलिए तो सूची 1 और सूची 2 का हम सुमिलन करते हैं। जो इंद्रावती है वो बाघ रिजर्व है, यानी कि टाइगर रिजर्व है दोस्तों। ठीक है, ये है दोस्तों आपके छत्तीसगढ़ में, तो ए का 4 से मैच कर दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो पेरियार है ना, ये पेरियार किससे जुड़ा हुआ है, पेरियार भी एक बाघ का रिजर्व है, तो ये केरल में है। ठीक है, तो यानी कि बी का 3 कर दिया हमने, और सी का क्या करेंगे, जल्दी से आंसर कीजिए। सिमलीपाल का, ये भी एक बाघ रिजर्व है जो कि उड़ीसा में है दोस्तों, तो यहाँ पे 2 कर दीजिएगा, और बाकी बांदीपुर का कर्नाटक में आप मैच कर सकते हैं, डी का 1। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 इसका आंसर है दोस्तों यहाँ पे। बिल्कुल थर्ड इज द राइट आंसर। आंसर क्या कीजिएगा, थर्ड हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। अच्छा, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों को विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है, तो आंसर कीजिएगा यहाँ पे। बिल्कुल जी हाँ, इट्स अ बी, हाइड्रोमीटर से हम क्या करते हैं, तो
तो गुरुत्व को माप सकते हैं। किसके? तो संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को हम माप सकते हैं दोस्तों। अच्छा, सापेक्षिक घनत्व क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। तो जल के घनत्व तथा तरल के घनत्व का अनुपात को मापना ही क्या कहते हैं? सापेक्षिक घनत्व कहते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। सूची 1 और सूची 2 को फिर से सुमेलन करना है। चलिए सुमेलन करते हैं। कुछ उद्योग दिए गए हैं और उसके अवस्थित किए गए हैं, मतलब कहाँ पे वो अवस्थित है उद्योग, ये बताना आपको। तो पहला है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, देखिए केरल में स्थित है कोचिन, एक पोत निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसको आप क्या करेंगे? कोचिन को किसके लिए? तो यहाँ से सी से मिला दीजिएगा भाई, ठीक है। दूसरा दिया है लुधियाना। तो लुधियाना किस लिए फेमस है? तो साइकिल के लिए दोस्तों। जी हाँ, किसके लिए? तो साइकिल बनाने के लिए फेमस है दोस्तों उद्योग, साइकिल उद्योग बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे। भिलाई, देखिए भिलाई भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रेलवे के अन्य उपकरणों को यहाँ पे अग्रिम जो उपकरण बनते हैं उसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और जबलपुर, तो जबलपुर मोटर वाहन, यहाँ पे कार का निर्माण होता है, कार कंपनी थी, ठीक है। ऑटोमोबाइल सेक्टर भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, तो जिसका निर्माण यहाँ पे जबलपुर से जोड़ सकते हैं। तो आपका जो सुमेलन हुआ दोस्तों वो क्या हो गया? 3 4 1 2। जी हाँ, आंसर ए हो जाएगा, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 पे आप लोग भी आंसर कीजिए। जितने लोग देख रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा एक बार, ताकि आपके दोस्त यहाँ पे जुड़ सके और आपके साथ यहाँ कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी कर सके। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित भी कर देते हैं। बिल्कुल, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित भी कर देते हैं दोस्तों। बिल्कुल आंसर कीजिएगा, इट्स डी, प्रोटीन में। किसमें? तो प्रोटीन में। याद रखिएगा दोस्तों, मृदा जो होती है दोस्तों एक्चुअली क्या करती है, वो नाइट्रीकरण होता है, जिसमें जीवाणु है वो अमोनिया को नाइट्राइट यानी कि NO2 का जो निगेटिव फॉर्म होता है उसके साथ तत्पश्चात नाइट्रेट यानी कि NO3 में परिवर्तित कर देता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो नाइट्रीकरण कहलाती है। और यौगिक, तो यौगिक दोस्तों जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया और अमोनियम को पौधे के द्वारा मृदा से लिया यानी मिट्टियों से लिया जाता है, तब उसका प्रयोग प्रोटीन में कर देता है। तो आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हवा में परागण को क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर कीजिएगा, फटाफट आंसर कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, एक्सपेक्टेड है ये क्वेश्चन। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों। हवा में परागण को क्या कहते हैं? तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स सी, वायु परागण कहते हैं। सी जिनका उत्तर आ रहा है बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पे जब पराग वायु के द्वारा क्या होती है तो वाहित होती है, और इसे एने फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं? एने फैमिली कहते हैं, ठीक है। क्योंकि विश्व में कई महत्वपूर्ण फसलें हैं, जैसे कि परागणित फसलें, गेहूं, चावल, मक्का, राई, ये सब क्या है? तो ये परागण से हुए एक फसल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। युवा, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया जाता है? देखिए योजना से क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए अगर आप लोग बुक फॉलो करना है तो थोड़ा पीडी पढ़ा करें। पीडी बोले तो प्रतियोगिता दर्पण, हर मंथ का एक मैगजीन आई है, ठीक है, जहां पे क्या होता है कि आप इसके लिए थोड़ा कवर अप कर पाएंगे आपके मेंस एग्जाम को लेकर, कि वहां पे जितने भी करंट के टॉपिक होते हैं वहां पे बता दिए जाएंगे। तो फिलहाल तो जो योजनाएं हैं उसके बारे में भी वहां पे दी जाती है, योजनाओं में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं वो भी बताया जाता है वहां पे। तो आपको पीडी पढ़ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे मैं आपको यहाँ पे कवर अप कराऊंगा सभी योजनाओं को भी, बिहार से हो सके या फिर आपके पूरे भारत से हो सके, हर जगह की नई नई योजनाएं जो आती है लॉन्च होती है उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। खैर यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि युवा, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है जिसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो आंसर कीजिएगा दिल्ली पुलिस के द्वारा दोस्तों। यह कब किया गया था ये आपको पता है क्या? बिल्कुल याद रखिएगा 2017 में ही किया गया था दोस्तों, ठीक है। तो करेंट है थोड़ा सा क्वेश्चन। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY इसको कहते हैं शॉर्ट में, या फिर युवा भी कहते हैं, है ना, युवा भी कहते हैं, इसको याद रख सकते हैं आप लोग इसको, इस कार्यक्रम को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? बिल्कुल आंसर कीजिएगा, इट्स अ सी, जम्मू एंड कश्मीर। आपको मैं बता दूं कि अभी 2 दिन पहले, है ना, 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के जो केसर फसल है ना, जो केसर का उपयोग यहाँ पे उत्पादन होता है
उसको भारतीय केंद्र सरकार के द्वारा और एक संस्था के द्वारा यहाँ पे इसको जीआई टैग भी दिया जा चुका है। भौगोलिक, जी हाँ, भौगोलिक संकेतक के रूप में इसको शामिल किया गया है केसर को। ठीक है, याद रखिएगा, आंसर सी हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर से अगर क्वेश्चन आया है तो याद रखिएगा, यहाँ पे 370 धारा हटाई गई है, तो उसके लिए एक क्वेश्चन पूछा गया कि इस 370 धारा को जब हटाया गया तो इस राज्य में बहुत सारे उपद्रव हुए, जिसको कवर अप करने के लिए ऐसे कितने फोटोग्राफर को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जी हाँ, पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो टोटल 3 है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सुत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? देखिए, ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। एक्चुअली सुत्रिया नहीं, सत्रिया होगा शायद, है ना, एक ही नाम है, सुत्रिया ही कहते हैं इसको। ठीक है, सत्रिया नृत्य नाट्य जो है दोस्तों प्रदर्शन पर आधारित एक कला है, जिसकी उत्पत्ति असम के केंद्र या कृष्ण केंद्रित वैष्णव मठ में हुआ है। कहाँ पे? असम इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं दोस्तों, आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, असम इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन अगर असम से जुड़ा है तो असम की राजधानी क्या होती है? बिल्कुल दिसपुर होती है, याद रखिएगा। और सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पे कि हु इज द गवर्नर ऑफ असम? ये कल ही मैंने बताया था, जल्दी से आंसर कीजिएगा। क्योंकि देखिए, मैं क्वेश्चन पूछने का हक रखता हूं अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो यहाँ पे। ठीक है, चीजें अगर क्लियर कराता हूं तो आपको भी नीचे कमेंट में हमारे साथ कमेंट करना होगा, नहीं तो मुझे क्या, मैं तो पढ़ाकर चला जाऊंगा, आपका फायदा नहीं होगा यहाँ पे। तो आपको ही अगर फायदा उठाना है तो नीचे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसको सर्च कीजिए, और सर्च करने के बाद ही यहाँ पे नीचे कमेंट कीजिए। हो सकता है कि लिखने के बाद वो चीजें आपको याद हो जाए। ठीक है, आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 12 पे। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था, कहां पे? देखिए, चीजों को लिखिएगा तो समझ में आएगा, यहाँ पे याद रहेगा। यही डिजिटल एजुकेशन का एक फायदा है, नहीं तो सुनकर लोग अक्सर भूल जाया करते हैं, देखकर भी लोग भूल जाया करते हैं। तो अगर ध्यान में रहना है और स्मरण में रहना है किसी चीज को, तो उसको लिखना होगा, लिख कर ही उसको याद किया जा सकता है। चलिए 12 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स सिंदरी। नोट कर सकते हैं, धनबाद जिला का, झारखंड में एक जिला है धनबाद, ठीक है, जहां का ये जगह है सिंदरी, जहां पे प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किए गए थे। अच्छा, क्वेश्चन झारखंड से उठा है तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, झारखंड की राजधानी रांची होती है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे अभी सीएम जो है दोस्तों वो कौन है? तो यहाँ के सीएम है दोस्तों हेमंत सोरेन। चलिए एक सवाल मैं पूछूं यहाँ से आपसे, तो ये सवाल उठता है कि जो सीएम है, इनकी जो पार्टी का नाम क्या है? यानी कि जो इन दल से जुड़े हुए हेमंत सोरेन, ये इनके दल का नाम क्या है? ये नीचे में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी तत्व के समस्थानिक के तात्पर्य क्या है? किसी तत्व के समस्थानिक, समस्थानिक देखिए क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं, आइसोटोप कहते हैं इसको। आइसोटोप क्या होता है? तो समान तत्व के परमाणु हैं जिनके परमाणुओं की संख्या, यानी कि जो प्रोटॉन होते हैं, परमाणुओं की संख्या समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होती है, यानी कि भिन्न होती है। जी हाँ, समान इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास के कारण इनकी रासायनिक विशेषताएं क्या होती हैं? तो बिल्कुल समान होती हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या कर सकते हैं? डी, उस तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले दोस्तों। एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल भी दे लीजिए भाई यहाँ पे, जैसे कि कार्बन हो गया, है ना, कार्बन का जो आप देखेंगे अगर न्यूट्रॉनों की संख्या वो भिन्न होती है, लेकिन जो उसके प्रोटॉनों की संख्या वो समान होती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया है? आंसर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में ये। गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया था दोस्तों गुरु आनंद देव ने। आंसर क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे? ए कर सकते हैं दोस्तों, इज द राइट आंसर। सिखों के ये दूसरे गुरु थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, सिखों के दूसरे गुरु थे और गुरु अंगद को सिख परंपरा में गुरुमुखी लिपि की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि गुरु जो अंगद हैं उन्होंने अपना पूरा जीवन पंजाब में सामान्य लोगों की गुरुमुखी लिपि के लिए ही शिक्षा के प्रति अपना जीवन त्याग दिया था, यानी कि उनके लिए ही समर्पित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं दोस्तों।
चलिए, निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। कथन कहता है हिमालय से निकलने वाली नदियां 12 मासी नदियां होती हैं। क्या यह कथन सही है? आंसर कीजिएगा दोस्तों। और इसका कारण, इसका तर्क दिया गया है, हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। तो देखिए, इसका जो कथन है और इसका जो कारण है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, दोनों ही सही है। यहाँ पे कथन और कारण दोनों ही सही है, लेकिन यहाँ पे जो कारण मतलब जो तर्क है इसका, ये इसकी पुष्टि नहीं करता है कि ये बात सच कही गई है, ये पुष्टि नहीं करता है। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता होनी चाहिए उनकी? बिल्कुल, अगर आप पंजीकृत करते हैं अपने राजनीतिक पार्टी को, चुनाव चिन्ह देते हैं, जैसे कि आरक्षण आवंटन को लेकर, तो 1960 एक्ट के तहत दोस्तों, जी हाँ, आरक्षण आवंटन के तहत सूचीबद्ध जो मानदंड थे उसको फॉलो करना होगा, या फिर आपकी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में आपको मान्यता प्राप्त करनी होगी, या फिर यदि कोई राजनीतिक पार्टी नवीनतम आम चुनाव में न्यूनतम 3 विभिन्न राज्यों की में लोकसभा की 2% सीट भी अगर जीत लेती है तो उसको राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा मिल जाएगा। तो आंसर वैसे यहाँ पे करना है कि कितने राज्यों में इनका होना चाहिए राजनीतिक दल। तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स ए, कम से कम 4, कम से कम। ठीक है, 5 हो गया तो मान के चलिए कि आपका पार्टी जो है ये राष्ट्रीय पार्टी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं दोस्तों। भारत में किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? चलिए, आंसर होगा यहाँ पे इट्स ए, कृषि ऋण को लेकर। जी हाँ दोस्तों, प्रथम सहकारी आंदोलन हुआ था कृषि ऋण को लेकर। भारत में बात करें दोस्तों, अगर पहला सहकारी आंदोलन ब्रिटिश शासन में ही हुआ था ये, जी हाँ, दौरान कृषि ऋण को लेकर ये किया गया था। देश में व्यापक स्तर पर फैले संकट, ग्रामीण ऋण में भारी वृद्धि और साहूकारों की साजिश में जो परिणाम स्वरूप ग्रामीण ऋण के क्षेत्र में आंदोलन शुरू किए गए थे। क्वेश्चन देखिए, आपको बता दें कि सहकारी समिति बनाया गया था इसके बाद 1904 के अंतर्गत। उसके बाद समितियों का स्थापना किया गया था। सहकारी समितियों का अधिनियम 1904 के सहकारी अधिनियम 1912 में भी लाया गया, जिसको यहाँ पे बदलाव किया गया था। तो ये सारी चीजें प्रक्रियाएं घटित हुई थी यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1904 और 1912। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 18 पे। चलिए, ये क्वेश्चन है नीमू, है ना, नीमू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? बिल्कुल याद रखिएगा। सबसे पहले तो ये राज्य जान लीजिए कि ये राज्य किस राज्य में नदी है, तो जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, ये याद रखिएगा। नीमू बाजगो जो है विद्युत परियोजना है एक तरह का जम्मू कश्मीर का, और ये अभी जो आज के तत्काल में लेह के निकट है। अब ये लेह में चला गया, यानी कि ये लद्दाख में है। ठीक है, तो ये जब बना था उस समय जम्मू कश्मीर ही था, पूरा राज्य था वो। अब ये 2 राज्यों में पार्टिसिपेट हो गया है, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो आपका राज्य बना है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? याद रखिएगा, इट्स ए, सिंधु पे, सिंधु नदी पे। ठीक है, चलिए याद रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 19। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित होता है? फटाफट आंसर कीजिए। हो सकता है कि सभी क्वेश्चन के आंसर आप लोग यहाँ पे दे ना पाए, लेकिन लास्ट में हमें बताइएगा जरूर कि टॉप 50 में आपने कितने उत्तर यहाँ पे सही किए और कितने गलत किए हैं। ठीक है, जी हाँ, आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स डी, मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। जी हाँ, क्या कहलाता है? तो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से आपका यही अभिप्राय है, यानी कि मुद्रा की मूल्य में गिरावट और वस्तु की मूल्य में वृद्धि होना। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? आंसर कीजिएगा दोस्तों जल्दी से आप लोग, फटाफट। बिल्कुल, जी हाँ, आंसर हो जाएगा इट्स ए, दलित मुक्ति मोर्चा। जी हाँ, समता सैनिक दल को संक्षिप्त रूप में ही क्या कहा गया है? LSD कहा गया है। जी हाँ, LSD के रूप में जाना जाता है, और यह एक सामाजिक संगठन है जिसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो याद रखेंगे 25 नवंबर 1926 को। क्या याद रखेंगे? 25 नवंबर 1926 को। ठीक है,
ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है। ये प्रक्रिया होता है दोस्तों निस्यंदन, नोट कर सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फिल्ट्रेशन या निस्यंदन। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं फिल्ट्रेशन। ठीक है, याद रखिएगा। यह प्रक्रिया होती है जिसमें कि फिल्टर के प्रयोग से जल या किसी अन्य तरल में विद्यमान ठोस कणों को निकाला जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा ना, इसको हम लोग फिल्ट्रेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NSDL? चलिए ये तो क्वेश्चन आपको आना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, क्या है ये? NSDL। व्हाट इज NSDL, है क्या ये आखिर? ठीक है, तो यह मुंबई में स्थित एक भारतीय केंद्रीय प्रतिभूति न्यासी है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय संस्थान के सुझाव पर किया गया था और जो कि कवरेज देता है हमें किसके? भारत में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक प्रतिभूति न्यासी के रूप में 8 नवंबर 1996, ध्यान रखिएगा 8 नवंबर 1996 को इसका निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। कीटवंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? बिल्कुल, बहुत सही उत्तर कर रहे हैं। अगर आप उत्तर कर रहे हैं यहाँ पे ए, फॉर्मिक एसिड से होती है। याद रखिएगा, चींटी अगर आपको काटती है तो कौन सा एसिड फॉर्म करती है या निकालती है? तो याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो चींटी या कीट यहाँ इसके लार में उत्सर्जित होता है फॉर्मिक एसिड, जिसके कारण त्वचा लाल पड़ जाती है और सूजन भी हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए इन हस्तियों पर विचार कीजिए और इन कूट दिए गए थिएटर से जुड़ी हुई हस्तियां हैं। एक्चुअली ये थिएटर लिख दिया गया है, इट्स अ थिएटर। ठीक है, थिएटर। चलिए इन हस्तियों पर विचार करना है, बताना है कि वो कौन से थिएटर से जुड़े हुए हैं लोग। तो ऑप्शन 4 है यहाँ पे, आंसर कीजिएगा दोस्तों जल्दी से। बिल्कुल, नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकरे और मकरंद देशपांडे, ये चारों के चारों ही थिएटर से जुड़े हुए कलाकार हैं और ये अपने अपने क्षेत्र में आज बॉलीवुड में भी, जी हाँ बॉलीवुड में भी ये बहुत ही अपना लोहा मना चुके हैं लोग। ठीक है, तो ये आंसर होता है डी, उपयुक्त सभी। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इट्स अ डी, ये सभी के सभी क्या है? थिएटर से जुड़ी हुई हस्तियां हैं। चलिए, अच्छा बॉलीवुड कहाँ पे है दोस्तों, आपको पता है क्या? ध्यान रखिएगा, बॉलीवुड जो है दोस्तों ये कहाँ पे है? तो मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में। ठीक है, कभी मुंबई जाना तो जरूर जाना, यहाँ पे जब माया नगरी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा मुंबई से जुड़ा हुआ है सवाल, तो यहाँ पे एक चीज और बता दीजिएगा, हु इज द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र? कल ही बताया मैंने। चलिए बिल्कुल, अगर केसीआर कर रहे हैं तो सही है। ठीक है, चलिए आंसर वैसे कमेंट कर दीजिएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा जल्दी से। 25 पे चलते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्र उद्यान कहाँ अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल आंसर कीजिएगा, पोर्ट ब्लेयर इज द राइट आंसर। बहुत सही उत्तर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जिले हैं दोस्तों बंदूर, जहां पर महात्मा गांधी मेरिनल नेशनल पार्क के रूप में एक राष्ट्रीय उद्यान है। जी हाँ, ये लगभग 30 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ पार्क है। बता दें आपको, बंगाल की खाड़ी में दक्षिण अंडमान के दक्षिण पश्चिम तट पर यह स्थित भी है। ठीक है, चलिए अच्छा क्वेश्चन अगर बंगाल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अंडमान जो है निकोबार जो अंडमान निकोबार है वो उसकी राजधानी होती है पोर्ट ब्लेयर, और ये इसका हाई कोर्ट जो होता है दोस्तों, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हाई कोर्ट जो होता है वो कलकत्ता हाई कोर्ट होता है। ठीक है, याद रखिएगा। जी हाँ, कलकत्ता हाई कोर्ट में ही इसके सारे कार्यभार संभाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26। कुछ नहीं में कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? 26, कुछ नहीं से कुछ का निर्माण या सर्जन, कुछ नहीं से कुछ नहीं आता, यह नियम विरुद्ध है। यह अर्थात ऊर्जा का संरक्षण जो यह बताता है कि एक अलग हुए तंत्र को कुल ऊर्जा परिवर्तित नहीं हो सकती है, सिंपल सी भाषा में। ठीक है, आंसर क्या कर लेंगे? द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण होना। ठीक है, यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 27, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? देखिए नहीं बोल दिया गया है, तो आंसर सोच समझ के देना आपको।
बिल्कुल, मैक्सिको इज द राइट आंसर। दोस्तों नोट कर सकते हैं यहाँ पे भूमध्य रेखा 13 देश से होकर गुजरती है। नाम मैं बता रहा हूँ, फटाफट आप लोग नोट कर सकते हैं। पहला इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साउथ टोम एक्चुअली साउथ टोम एंड गैबन, कांगो, कांगो गणराज्य है ये, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती से होकर ये गुजरने वाली जी हाँ क्या है दोस्तों, भूमध्य रेखा जो कि गुजरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 28। विश्व के इतिहास में पहले परमाणु आपदा कब हुई थी? परमाणु बम सबसे पहले अगर देखा गया तो 6 अगस्त 1945 को, जी हाँ आंसर यहाँ पे डी कीजिएगा। कहाँ पे उपयोग किया गया? तो सुबह जी हाँ देखा गया कि जब अमेरिका की वायुसेना ने लिटिल बॉय नाम के कोड को अपनाया और यूरेनियम गन टाइप डिवाइसेस को जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया, जिसमें कि करीब 70,000 लोग एक साथ मारे गए। इसके बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम भी गिराया गया, और वो भी बहुत ही क्या कह सकते हैं कि दर्दनायक हो सकता है वहाँ पे ये सीन। ठीक है, तो 6 अगस्त फिर उसके बाद जस्ट 9 अगस्त ये 2 बार बम गिराया गया इस जापान के ऊपर, और आज जापान फिर से उठ खड़ा हुआ है और अमेरिका की बराबरी भी कर सकता है। सोचिए, ये देश बर्बाद होने के बाद भी आबाद है। ठीक है, आंसर डी कर लीजिएगा। जापान से अगर क्वेश्चन जुड़ा हुआ है तो इसकी कैपिटल सिटी होती है दोस्तों टोक्यो। ठीक है, गाना सुना होगा आप लोगों ने, जाना था जापान पहुंच गए चीन। ठीक है, तो यहाँ पे टोक्यो होता है और ये करेंसी यहाँ पे होती है दोस्तों येन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 29। हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? क्वेश्चन नंबर 29 पे आइएगा। बहुराष्ट्रीय समूहों में विभिन्न भागों में अगर हम बात करें दोस्तों तो मध्य व्यापारिक लेन देन होता है ना। तो स्वतंत्र जो फर्म होते हैं जैसे कि मध्य समान बाजार वाले बलों को आकार देना या फिर उनके संबंध में जो भी अधीन नहीं हो सकते हैं वैसे लोगों के लिए ये बनाया गया हस्तांतरण मूल्य संबंध। तो ये संबंधित है दोस्तों, नोट कर सकते हैं कर और लेखांकन से। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, एक जब पार्टी होती है वो कीमत के लिए दूसरी वस्तुओं का सेवा या सेवाओं पे एमयू करती है, हस्ताक्षरित करती है, तो इसकी कीमत को क्या कहते हैं? हस्तांतरित कीमत कहते हैं। ठीक है, जो कि कर और लेखांकन के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल वाली की जाती है? ट्यूबवेल से सिंचाई की जाती है भाई, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग यहाँ पे, जल्दी से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट करते हैं, यहाँ पे और भी क्वेश्चन है। बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ सी, उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। अच्छा, उत्तर प्रदेश से अगर क्वेश्चन जुड़ा है यहाँ पे तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी होती है दोस्तों लखनऊ, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, आनंदीबेन पटेल यहाँ की क्या होती हैं? गवर्नर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31। गौतम बुद्ध के संवादों को भाषा क्या थी? गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? 31 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स बी, पाली। पाली एक भाषा हुआ करती थी, एक लिपि भी हुआ करती थी, जिस पाली भाषा का प्रयोग किया गया था जनसमूह के लिए, और इसमें जनसमूह के लिए मध्य बौद्ध धर्म के प्रचार में जो सहायता मिली, या पाली बौद्ध धर्म के कई आरंभिक और वर्तमान साहित्य की भाषा भी लिखी गई, इनकी लिखी गई पुस्तकें जो थी वो पाली भाषाओं में मिली है हमें यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पाएंगे दोस्तों यहाँ पे कि विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये एड्स दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा डी, दिसंबर 1 को। सभी को पता होगा यहाँ पे। अच्छा, ये कब से मनाया जा रहा है? तो 1988 से मनाया जा रहा है, ये थोड़ा ध्यान लिख लीजिएगा आप लोग। और यह एक HIV संक्रमण के कारण फैलने वाली विश्वव्यापी महामारी है। जी हाँ, HIV पॉजिटिव जो होते हैं उसको ये बीमारी हो सकती है दोस्तों। इसके फैलने के बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं। एक तो ब्लड का सर्कुलेशन मिलना, एक दूसरे से ब्लड में टच होना। दूसरा दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं अनसेफ सेक्सुअलिटी। ठीक है, यहाँ पे उससे जुड़े हुई चीजें हैं। तीसरा इंजेक्शन,
जो कि अगर आप इंजेक्शन आपको लगता है और आप इन्फेक्टेड हैं, HIV पॉजिटिव है, तो उस इंजेक्शन से किसी और को भी अगर इंजेक्शन लगता है तो उसको भी ये वायरस इन्फेक्ट कर सकता है। तो छुआछूत की बीमारी तो नहीं है ये, ठीक है, लेकिन ये जब तक ब्लड से संपर्क में नहीं आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन रक्षा मंत्रालय के विभाग हैं? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का। जी हाँ, आंसर हो जाएगा इट्स सी, यानी कि नोट कर लेंगे। एक्चुअली यहाँ पे आंसर बी होना चाहिए, ठीक है, ये बी होना चाहिए। रक्षा विभाग और रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग और रक्षा उत्पादन विभाग, ये तीनों हैं, ठीक है। रक्षा वित्त विभाग नहीं है, ये वित्त विभाग के तहत आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। ए, बी और सी ये तीन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश के द्वारा कूटनीति केंद्र खोला गया? तो ये कब खोला गया था? याद रखिएगा सन 2017 में। तो थोड़ा करेंट का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगस्त में, जी हाँ, अगस्त में लिख लीजिए, अगस्त में बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ होती है दोस्तों? जी हाँ, बांग्लादेश की राजधानी होती है दोस्तों ढाका। लेकिन ये कूटनीति केंद्र कहाँ खोला गया? तो याद रखिएगा चेन्नई में, ठीक है। चेन्नई किसकी राजधानी होती है दोस्तों? तमिलनाडु की। किसकी होती है? तमिलनाडु की, ठीक है, याद रहेगा। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर, अच्छा, बांग्लादेश की करेंसी क्या होती है ये भी जान लीजिए। तो यहाँ पर करेंसी होती है दोस्तों टक्का, ठीक है, ढाका और टक्का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 में किससे सम्मानित किया गया? ध्यानचंद पुरस्कार किसको दिया जाता है, पहले ये जान लीजिएगा। ये तो बता देता हूँ, यहाँ पे आंसर क्या होगा, जी हाँ, नोट कर सकते हैं। इट्स ए सैयद शहीद हकीम को दिया गया था दोस्तों, क्योंकि सैयद शहीद हकीम जो है ये फुटबॉल से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं, ठीक है। और यहाँ बता दें कि भूपेंद्र सिंह को भी एक मिला था एथलीट्स के लिए, ठीक है, जिनका नाम यहाँ पे नहीं दिया गया है, आप लिख लीजिएगा अगर लिखना है तो। और समुराई टेटे को भी दिया गया था हॉकी के लिए। ध्यानचंद जो अवार्ड होता है दोस्तों, ये प्रदान किया जाता है, जी हाँ, किसके लिए? तो प्रतिष्ठित अवार्ड है ध्यानचंद अवार्ड, जो कि आपको दिया जाता है एज ए गुरु, एज ए टीचर, एज ए कोच, ठीक है। आजीवन उपलब्धियों में जो सम्मानित मिला है उनको ध्यानचंद हमारे एक ध्यानचंद जो हमारे एक हॉकी प्लेयर थे, जिनके सम्मान में ये अवार्ड दिया जाता है अब हर खेल से जुड़े हुए लोगों को, ठीक है। तो सैयद जो है सैयद शाहिद हकीम जो है, उनको खेलों में आजीवन उपलब्धियों के लिए यह अवार्ड दिया गया, ध्यानचंद अवार्ड। अच्छा, इसमें होने वाले जो केवल दूसरे फुटबॉल खिलाड़ी हैं, उन्हें 1960 में रोम ओलंपिक के भारत में प्रतिनिधित्व किया था, इसलिए इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36। बंगाल में विभाजन को रद्द किया गया, किसके द्वारा? आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स बी, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सन 1910 ईस्वी में दोस्तों, ठीक है, 1910 ईस्वी से लेकर 1916 कह सकते हैं, 1910 से लेकर 1916 तक भारत में वायसराय रह चुके हैं, और 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द करने के लिए इनको याद किया जाता है, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग को। क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम बताइए। बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स सी, स्प्राइटस, नोट कर सकते हैं, इट्स सी, स्प्राइटस, इट्स सी, विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान है ये स्प्राइटस, जो कि 23 जून 2017 को ही सफलतापूर्वक छोड़ा गया था, ठीक है। चलिए, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? आंसर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे इट्स ए, दादा भाई नौरोजी इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं। यहाँ पे दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा गया है। 1876 में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया उन्होंने सबसे पहले कृषि उत्पादन के ऊपर बात की और मूल्य का अनुमान लगाया, और तत्पश्चात उसने गैर कृषि उत्पादन पे भी चर्चा की, उसको जोड़ा वहां से राष्ट्रीय आय के साथ और अनुमान लगाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है?
फ्रंटियर गांधी कहा जाता है दोस्तों खान अब्दुल गफर खान को। आंसर क्या करेंगे दोस्तों, इट्स अ बी इज द राइट आंसर। यह सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है इनको, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और ये चूंकि ब्रिटिश शासन में विरुद्ध में सक्रिय और स्वतंत्र एक कार्यकर्ता थे। उन्होंने उत्तर पश्चिम भारतों में, उत्तर पश्चिम जो प्रांत थे उसमें पठानों को गांधीवादी मूल्यों को, जैसे अहिंसा और जो अहिंसा में रहना या अनुसरण करना उसका, ये बताया उन्होंने, इसलिए इनको फ्रंटियर गांधी के रूप में जाना गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। इनमें से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले में पुनः विचार करने का मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा इट्स जी हाँ डी 44वां, ठीक है, याद रखिएगा इट्स डी 44वां। ये कब हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सन 1978 में, याद रखिएगा 44वां संशोधन कब हुआ था, 1978 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। इनमें से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? चलिए आंसर कीजिएगा, ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है तो क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की गई थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे इसकी जान लीजिए कि मांग नहीं की गई थी, तो इसमें लड़के और लड़कियों के विवाह आयु से वृद्धि करना, ये जो है नहीं मांग था इसमें। बाकी स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और अस्पृश्यता की संपत्ति, ये वो बताया गया था इस प्रार्थना समाज में। क्वेश्चन नंबर 42। भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण यानी कि शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा है? बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, आंसर कीजिएगा, आंसर होगा पारादीप बंदरगाह। 2017 में सरकार के स्वामित्व वाले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि IOCL की सहायता से अमेरिकी कच्चे तेल पहले नौभरण यानी कि शिपमेंट का उड़ीसा पारादीप में आयात किया गया था, लेकिन 1.6 मिलियन वाले बैरल पैरसल को तेल था, जो कि 2 मिलियन बैरल कच्चे तेल को लादने की क्षमता वाला एक MT का नया मापक वेरी लार्ज क्रूड करियर VLCC कहते हैं उसको, जो कि अगस्त 2017 में बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43। रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो याद रखिएगा, भारत के जो यहाँ पे आंसर कीजिएगा दोस्तों, आंसर कीजिएगा, ये हैं इट्स अ बी 14वें राष्ट्रपति हैं कोविंद, रामनाथ कोविंद, ठीक है। अच्छा, भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति JS खेहर ने 25 जुलाई 2017 को नई दिल्ली के संसद के केंद्रीय भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के अनुसार रामनाथ कोविंद को भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई थी। चूंकि यह शपथ होती है गोपनीयता की शपथ, इसमें कोई नहीं जानता है, और कोविंद ने प्रणब मुखर्जी का स्थान ग्रहण किया, जिनका राष्ट्रपति के रूप में एकमात्र कार्यकाल होता है और 24 जुलाई 2017 को समाप्त भी होता है। क्वेश्चन नंबर 44 दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और यहाँ पे उत्तर दीजिए। सिंधु स्थल है और उसके स्थान है। चलिए आंसर कीजिएगा 44 का। यहाँ पे लोथल जो कि कैम्बे की खाड़ी पर स्थित है दोस्तों, नोट कर सकते हैं कहाँ पर है, गुजरात में है, ठीक है। तो ये हमारा है आंसर 4 के साथ मैच। अच्छा, उसके बाद रोपड़ जो कि पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित है, हड़प्पा के लिए फेमस है ये, ठीक है। रोपड़ के लिए पंजाब से जोड़ दीजिएगा, बी को 3 से। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी के मैंने कल ही बताया था दोस्तों क्वेश्चन आपको, आंसर कीजिएगा यहाँ पे जल्दी से फटाफट। राखीगढ़ी हरियाणा से जुड़ा हुआ है दोस्तों, नोट कर सकते हैं, 2 पे कर सकते हैं सी को। और कालीबंगा जो कि यहाँ पे आंसर हमारा राजस्थान से जुड़ा है, ये उत्तर सही होगा। आंसर क्या हो जाएगा 4 3 2 1, ओके, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? उद्देशिका स्वयं न्यायालय के परिवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका उन उद्देश्यों की बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ना चाहता है, या उद्देशिका उस स्रोत को इंगित कराती है जहां संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा दोस्तों, उद्देशिका स्वयं न्यायालय के परिवर्तनीय नहीं है और उद्देशिका उस स्रोत को इंगित कराती है जहां पे संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। आंसर सी हो जाएगा, ए और सी सही है यहाँ पे, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 46।
निम्नलिखित में से कौन सा पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ सी। नोट कर लेंगे, इट्स अ सी इज द राइट आंसर। वह अनंत समय के लिए किया जाता है, ठीक है, पेटेंट। ओके, याद रखिएगा, पेटेंट प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र या अंतर सरकारी संगठन द्वारा किसी आविष्कारक या फिर प्रतिनिधि के आविष्कार के विषय को लेकर यहाँ पे सार्वजनिक प्रकटीकरण बदले में किया जाता है। जैसे कि कोविड-19 का दवा बना लिया इजराइल ने, वो बोलता है कि हमें पेटेंट करना है इस दवा को, ताकि वो अपनी दवाएं पूरे विश्व भर में हर देशों को बेच सके, ठीक है। इसको पेटेंट करना कहते हैं। एक विशेष जहाँ संगठन होता है जो कि आविष्कार या उसके प्रतिनिधि विषयों को ये क्या करता है, तो प्रकटीकरण करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। बिल्कुल, चीन, भारत, बांग्लादेश से होकर। सी इज द राइट आंसर। नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? नहीं बोला गया है, ध्यान दीजिएगा, आंसर कीजिएगा दोस्तों। 48 का यहाँ पे, चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों 48 का, इट्स अ ताइवान जो है सिर्फ भारत के बॉर्डर से टच नहीं करता, वानी चीन, वर्मा और भूटान, ये तीनों जो देश हैं ये क्या है, तो भारत के बॉर्डर को टच करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का 49, यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन था? आंसर कीजिएगा दोस्तों, आंद्रे ओजुवी। नोट कर सकते हैं, डी इज द राइट आंसर। यूनेस्को, जी हाँ दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि फ्रांस के ये पूर्व संस्कृति मंत्री ऑड्रे एज़ोएल, जो कि अक्टूबर 2017 में यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र के शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक एजेंसी के लिए नए महानिदेशक के रूप में निर्वाचित किए गए हैं, ठीक है। चलिए आज का आखिरी प्रश्न ये रहा, किस राजनीतिक ने द कोलिजन ईयर्स 1996 से लेकर 2012 की पुस्तक को लिखा है? द कोलिजन ईयर्स 1996 टू 2012 नामक एक पुस्तक लिखी गई है। आंसर कीजिएगा, इट्स अ बी, प्रणब मुखर्जी ने। जी हाँ, आंसर क्या कहेंगे, इट्स अ बी, प्रणब मुखर्जी। ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। दोस्तों आज की इस पूरे सिनारियो में हमने देखे टॉप 50 प्रश्नोत्तर, जो कि आपके आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। आपने कितने उत्तर सही किए, कितना स्कोर आया, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगता है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। आपके जवाब का यहाँ पे इंतजार रहता है। धन्यवाद।